हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो ये हम सीक्वेंस की नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इससे पहले देखो, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट थ्योरम बता चुका हूँ कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस के पास एक यूनिक लिमिट पॉइंट होती है। ठीक है, अगर कोई भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस के पास अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं, अगर मान लो किसी भी सीक्वेंस के पास अगर लिमिट नहीं है तो वो कन्वर्जेंस सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, और एक से ज़्यादा है तब भी वो कन्वर्जेंस सीक्वेंस नहीं होगा, यानी यूनिक लिमिट पॉइंट होना जरूरी है। अब आज हम जो डिस्कस करने वाले वो थ्योरम सेकंड थ्योरम है कि एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, कि जो हमारा कन्वर्जेंस सीक्वेंस होता है क्या ये बाउंडेड होता है, ये चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक, और फिर इसका कन्वर्स भी वो आपसे पूछता है कि इसका कन्वर्स भी बताइए, कन्वर्स क्या है। तो कन्वर्स का मतलब ये है कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड हो क्या तब ये पॉसिबल है कि वो कन्वर्जेंट होना होगा। देखो कन्वर्जेंट है, बाउंडेड होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये तो नेसेसरी है ये चीज़, क्या अगर वो बाउंडेड है तब कन्वर्जेंट होगा या नहीं, ये आपको एग्जांपल देके उसको समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको कन्वर्जेंस सीक्वेंस में एक कुछ डाउट था, एक कमेंट किया था आपने कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस का कन्वर्स का मतलब क्या होता है। देखो कन्वर्जेंस सीक्वेंस आपको पता था, मैंने आपसे कहा था कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस है तो उसके पास कोई एक लिमिट होगी, वो किसी लिमिट की तरफ क्या कर रहा होगा, कन्वर्ट्स कर रहा होगा। कन्वर्ट्स का मतलब किसी वैल्यू की तरफ वो अप्रोच कर रहा है किसी वैल्यू की तरफ। जैसे मान लो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो हम क्या कहते हैं कि कोई एम होता है जो डिपेंड करता है एप्सिलॉन पर, इस टाइप से उस पर करता है कि मॉड ऑफ एन माइनस एल, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन होगा, जहाँ पर जो आपका एन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम होगा। ये चीज़ इसका मतलब क्या है कि जो ये सीक्वेंस है इसकी जो अगर सीक्वेंस जिस वैल्यू पर कन्वर्ट्स कर रहा है या जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है यहाँ पर एल को, तो इसका मतलब जो एल है इसका एक लिमिट पॉइंट है, और ये अप्रोच करना जिस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है या जिसका जो वो लिमिट पॉइंट है उसी को कन्वर्ट्स कहते हैं कि ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस इस वैल्यू पर कन्वर्ट्स कर रहा है। ठीक, तो ये होता है कन्वर्ट्स का मतलब, मीनिंग। तो अब हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो देखो अभी हम थ्योरम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसको मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा 1 मिनट में। पहले इसका जो भी बेसिक चीज़ है उस तरीके से समझ लो, ठीक है। सिंपली लिखना क्या है वो हम बाद में देख लेंगे। तो देखो पहले क्या करना है आपको कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, तो इसका मतलब कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन से आप क्या जानते हो कि ये जानते हो कि मॉड ऑफ एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर ऑल जो हम नेचुरल नंबर सेलेक्ट कर रहे होते हैं एम। भाई यही तो डिपेंड करता है ना एप्सिलॉन पर, इसका मतलब डिपेंड ऑन एप्सिलॉन का मतलब एप्सिलॉन से जो ग्रेटर देन जीरो होता है एम भी होगा वो आपका ग्रेटर देन जीरो ही होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। ये जो एम है इससे बड़ा होगा कोई सीक्वेंस का नंबर। एन क्या होता है, ये सीक्वेंस का नंबर होता है। ये तो होता है A1 A2, एन का आप क्या करते हो सीक्वेंस के नंबर लेते जाते हो। जैसे N1 लोगे तो सीक्वेंस A1 आ जाएगा, ठीक है, दूसरा लोगे तो A2 आ जाएगा सीक्वेंस का दूसरा टर्म, 3 लोगे तो तीसरा टर्म, इस तरीके से। तो ये सीक्वेंस का जो नंबर होता है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा आपका इस एम के, ये आपको पता रहता है। इससे छोटा नहीं हो सकता है एम से, एम के बराबर होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इसी चीज़ का इसमें इंपॉर्टेंस है, आपको अब पता चलने वाला है। ठीक, तो इसको अगर मुझको बाउंडर दिखाना है कन्वर्जेंट को, इसका मतलब बाउंडर दिखाने का मतलब यही तो कि इसके पास अपर बाउंड हो और लोअर बाउंड हो, यानी बाउंडेड का मतलब ये घिरा होना चाहिए, यानी ये इनफाइनाइट की तरफ नहीं जाना चाहिए, इधर की तरफ। जैसे रियल नंबर में जैसे मान लो माइनस इनफाइनाइट हो गया, इधर प्लस इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू बाउंडेड हो। जैसे मान लो यहाँ कोई इसकी वैल्यू होनी चाहिए और यहाँ इसकी वैल्यू होनी चाहिए, इसका मतलब हम जानते हैं कि जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं हम, लोअर बाउंड, जो सबसे बड़ी अपर बाउंड। इसका मतलब किसी भी सीक्वेंस के पास अगर लोअर बाउंड और अपर बाउंड है इसका मतलब वो बाउंडेड है, दोनों तरफ उसकी वैल्यू इन्फाइनाइट की तरफ इन्फाइनाइट की तरफ ना जाए, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू से वो बाउंड होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड होने का मतलब सिंपल आप जान रहे होंगे कि ये लोअर बाउंड हो या अपर बाउंड हो। इसका मतलब जो मेरे पास ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस है ए एन, इसको मुझे बस ये दिखाना है कि इसके पास लोअर बाउंड है और अपर बाउंड है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है। अब दिखाना कैसे ये समझो। अब ऐसे सिंपली अगर आपको एक चीज़ पता होगा कि मॉड ऑफ, अगर मान लो जैसे ए मॉड ऑफ ए एन, अगर मान लो ये ग्रेटर देन ए है, या एक्स से समझा देता हूँ, एक्स से आपने पढ़ा होगा, जैसे ये है मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन ए है तो इसको क्या लिखते हो आप, माइनस ए ग्रेटर देन आपका लेस देन एक्स लेस देन ए। ये इसको हम यही तरीके से लिखते हैं। अगर मुझको इसको इस तरीके से लिखना हो, ठीक है, तो ये इनक्वलिटी आपने पढ़ी होगी इनक्वलिटी में 11 क्लास में। तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए है तो इसका मतलब इसको हम माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए लिख सकते हैं ये, ठीक है, इनक्वलिटी से। अब इसी चीज़ को इस पर अप्लाई करके देखो, मॉड ऑफ ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो तो उसको कैसे लिख सकते हो आप, ये जो एक्स
जो ए है ये माइनस, तो एप्सिलॉन है यहाँ पर, तो माइनस एप्सिलॉन लेस देन ये एक्स के ऊपर क्या है यहाँ पर ये है, तो मॉड ऑफ ए एन, ये सॉरी क्या है ए एन माइनस एल है, ये क्या है ए क्या है एप्सिलॉन, ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसमें अगर दोनों तरफ में अगर एल ऐड कर दूँ तो ये एल हट जाएगी यहाँ से, तो एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन और लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब ए एन क्या है, ये सीक्वेंस आ गया। अब हम बात कर सकते हैं सीक्वेंस के बारे में। तो ये क्या कहना चाह रहा है ये सीक्वेंस, एक चीज़ देखो कि जो सीक्वेंस की वैल्यू है वो एल प्लस एप्सिलॉन से तो छोटी है, पर लेकिन एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ी है। यही हमसे ये यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है। ठीक, अब मुझे एक चीज़ देखो यहाँ से कि अब मुझको ए एन को बाउंडेड दिखाना है। इसका मतलब बाउंडेड दिखाने का मतलब मुझको ये दिखाना पड़ेगा कि जो एल माइनस एप्सिलॉन है ये क्या है, इसकी ये लोअर बाउंड है इसका, और जो एल प्लस एप्सिलॉन है ये ग्रेटर बाउंड, दो सॉरी आपका ये बाउंड अपर बाउंडेड है। अपर बाउंडेड का मतलब इससे कोई भी बड़ी वैल्यू नहीं है सीक्वेंस के पास, और इससे छोटी कोई वैल्यू नहीं है, इन दोनों के बीच में है, ये मुझको दिखाना है। पर लेकिन अगर आप एक चीज़ समझें यहाँ से कि अब बात करते हैं कि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम है ये, ठीक है। तो एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस की वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है आपकी एन की वैल्यू, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एम से। मान लो अगर हम एम से मान लें, जैसे मान लो एम की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूँ, तो इसका मतलब जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, A10 A11 बढ़ता जाएगा ना, A12, इस तरीके से आपका चलता रहेगा ये। इसका मतलब एम की वैल्यू जब 10 ली मैंने, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई हैं आपकी, ठीक है, ये जितनी वैल्यू आएंगी मान लो ये सारी वैल्यू क्या होंगी आपकी एल माइनस एप्सिलॉन से लेस देन होंगी। ये तो हम जानते हैं क्यों लेस देन होंगी, क्योंकि ये इसका क्या है अपर बाउंड है, ये इसका क्या लोअर बाउंड है। अगर एल प्लस एप्सिलॉन से ये जो सारी जितनी भी सीक्वेंस की वैल्यू आएंगी सारी की सारी छोटी होगी एल माइनस एप्सिलॉन से, ठीक है। पर लेकिन अगर मुझे एक चीज़ बताओ कि ये तो 10 है, अब मान लो 9 भी होगा, 8 भी होगा, 1 भी होगा, यानी सीक्वेंस 1 भी तो होगा, A2 ये भी तो होंगे टर्म, यानी ए एम माइनस 1 भी तो होगा ना, ये भी तो होंगे। इनका क्या फिर भाई बाउंडर दिखाना है मुझको कि ये सबसे बड़ा है, उसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इनका तो मुझे पता है कि ये इससे छोटे हैं एल प्लस एप्सिलॉन से, क्योंकि ये हम जानते हैं कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, पर लेकिन एम से जो छोटे टर्म है उन पर अगर सीक्वेंस की वैल्यू निकाली जाएगी, ये जो टर्म आएंगे ये जो हैं इनके बारे में, ठीक है। तो इनको भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि ये भी तो इससे छोटे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कोई मान लो अपर बाउंड, ठीक है, अपर बाउंड यहाँ पर हम आपका क्या करते हैं अज्यूम करते हैं कि मान लो जैसे मैंने अपर बाउंड अज्यूम कर लिया कैपिटल एम, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो एम है ये जो एम है ये हमारा ये मैक्सिमम सबसे बड़ा है, ये इनमें सबसे बड़ा होने का मतलब ये देखो इन पर तो हम ये लगा सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं एन प्लस एप्सिलॉन पर, लेकिन इनका काम करना पड़ेगा कि इनके लिए क्या है, इनके लिए क्यों, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये इसके लिए है, तो ये तो डेफिनेशन से हो जाएगा कि ये टर्म तो हैं छोटे से, पर लेकिन ये टर्म इन टर्म को दिखाने के लिए क्या करेंगे हम कोई अपर बाउंड अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं एम कि ये जो टर्म है ये इनको कंटेन किया हुआ है, इनको भी A1 A2 A1 और इसको भी कंटेन किया हुआ है। तो ये जो है हमारा ये सबसे मैक्सिमम है, इससे भी अब इससे मैक्सिमम होने का मतलब ये सारे टर्म कवर हो गए, अब ये टर्म बचे, अब इन टर्मों से भी हम इसको मैक्सिमम दिखा देंगे। इसका मतलब फिर ये पूरा जो एम होगा ये अपर बाउंड हो जाएगा। तो इसका मतलब A1 A2 डॉट 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 AM-1 और एल प्लस एप्सिलॉन ये इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो क्या हो गया हमारा, हाँ आपका ये क्या हो गया अपर बाउंड हो गया। इसका मतलब अपर बाउंड हमको मिलेगा कैपिटल एम, ठीक है। अब हम इसको लोअर बाउंड दिखाना पड़ेगा कि एल माइनस एप्सिलॉन सबसे आपका लोअर बाउंड है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए वो सेम चीज़। अब एक देखो एक चीज़ तो हमको पता है कि ये तो इससे छोटे हैं, ठीक है, ये इससे छोटे हैं, इसका मतलब सबसे बड़ा ये है। अब इन टर्म की बस कहानी इसी टर्म की है कि इनमें कोई ऐसा टर्म तो नहीं है जो इससे छोटा हो, ठीक है। ये चीज़ें हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा क्योंकि हमको पता है अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो सीक्वेंस के जितने भी टर्म है A10 A11 A12 A13 ये जितने भी टर्म आएंगे वो सारे टर्म आपके एल माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर देन ही होंगे, यानी इन सब टर्म में तो ये छोटा है। डेफिनेशन वो बोल रही है एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, इसके लिए एन इक्वल टू एम के लिए एम मैंने 10 लिया ना, उसके एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। इसका मतलब इससे तो ये बड़े हैं एल माइनस एप्सिलॉन से, पर ये इन टर्म की बात करें अगर हम A1 A2 डॉट डॉट AM-1 इनसे भी तो हमको इसको दिखाना पड़ेगा ना, इनसे भी तो हमको दिखाना पड़ेगा कि ये इन सब टर्म से भी ये लेस देन है। तो उसके लिए क्या करते हैं फिर हम फिर एज्यूम कर लेते हैं टेस्ट चूज कि कोई लोअर बाउंड होगा हमारा, लोअर बाउंड एम डैश कर लेते हैं जो मिनिमम होगा हमारा, ठीक है। मिनिमम होने का मतलब जो भी ये टर्म है इनको कंटेन किया होगा जो इनसे सबसे छोटा होगा, ठीक है। और ये आपका एल माइनस एप्सिलॉन बस
इतना दिखाना होता है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये सारी चीज़ें उस थ्योरम में अब यूज होंगी कि ये जो हम एज्यूम कर रहे हैं, ये क्यों ये एज्यूम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है, क्यों क्या है। तो अब देखो इसको आप फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो देखो सबसे पहले आप क्या स्टार्टिंग करोगे, पहले भी बता चुका हूँ मैं कि उसने क्या दिया है वो काम कर दो। पहले क्या दिया इसने कि एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज ए बाउंडेड। इसका मतलब आप पहले कन्वर्जेंस सीक्वेंस कोई एज्यूम कर लो, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे। लेट तो AN बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये हमने एज्यूम कर लिया। अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसकी आप डेफिनेशन अप्लाई कर दो बस। अगर मान लो कोई कहते कि मान लो एवरी कॉची सीक्वेंस या बाउंडेड सीक्वेंस, तो क्या कहोगे आप, लेट AN बी ए कॉची सीक्वेंस, ठीक है। और फिर कॉची सीक्वेंस है, इसका मतलब उसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दो। सबसे पहले ऐसी स्टार्टिंग करनी है आपको, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर AN बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस या लेट AN बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जो भी आपको सेंटेंस अच्छा लगे आप लिख सकते हो, बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और देखो अब देखो डेफिनेशन आप यहाँ लिख सकते हो इसके बाद यार ये लिख दो कि जो प्रूव करना है वो लिख दो आपके, टू शो दैट AN इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, ये हमको प्रूव करना है। ये देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी दिखा दो। तो क्योंकि ये अब देखो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि हम जानते हैं कि सीक्वेंस जो है वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर में काम करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका बाउंडेड सीक्वेंस हो गया, ये इतना सो दैट कर दो। अब यहाँ से क्या है, क्योंकि देखो ये दोबारा लिख दिया ना सेंटेंस, तो यहीं भी डेफिनेशन हम लिख सकते थे, ये दो बार नहीं होता चीज़ कि AN इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो इट हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। अब देखो ये तो वैसे आप मेंशन कर भी सकते हो, नहीं भी, क्योंकि अगर कन्वर्जेंट है तो वो यूनिक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं प्रूव। अब देखो अगर आपसे कहो कि आपसे कोई भी थ्योरम पूछे, मान लो कन्वर्जेंट सीक्वेंस या किसी से पूछे, तो उस थ्योरम के अलावा जितने भी थ्योरम आपने प्रूव किए हैं ना, वो सारी थ्योरम उस थ्योरम में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उस थ्योरम के अलावा जो थ्योरम आपको प्रूव करवाई है, इसके अलावा एग्जामिनर जो है वो ये समझ रहा है कि आप उसके अलावा जो भी थ्योरम है वो आप जानते हो। तो ऐसा नहीं है कि मान लो जैसे मान लो जो ये थ्योरम आ गई तो आप कहो कि ये हमने यूनिक लिमिट पॉइंट तो भाई हमने कॉपी में तो सॉल्व किया है, एग्जाम में थोड़ी दोनों थ्योरम आएंगी ना साथ में, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये थ्योरम प्रूव करना है, इसके लिए हम जो भी इसकी जो रिलेटेड थ्योरम है वो सारी हम जानते हैं, तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं उसका यूज़ करने के लिए अगर काम पड़ रहा है तो, ठीक है। ये तो AN इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो इट हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट, हम जानते हैं क्योंकि कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब उसके पास एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगी, ये करेगी, और यूनिक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगी, ये हम है ये, ठीक है, ये चीज़। तो देन बाई डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, या ये लिख सकते हो कि देन बाई डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, दोनों की सेम ही डेफिनेशन होती है आपकी, ठीक है। तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इंटीजर m डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, या पॉजिटिव इंटीजर ना लिख के आप एक नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। m डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, ये डिपेंड ऑन एप्सिलॉन बोला जाता है, ठीक है। सच दैट इस तरीके से है कि मोड ऑफ AN माइनस L लेस देन एप्सिलॉन होगा, जिसके लिए जो हम m जो हमने चूज किया है सीक्वेंस का नंबर उससे बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। और इससे जो छोटी टर्म है उनकी बात नहीं की हमने यहाँ से, ठीक है। ये तो ये इसकी यहाँ तक क्या किया, कुछ नहीं किया ना, बस ये जो दिया था इसने, जो भी थ्योरम दे इतना तो आप कर ही दोगे, एक पेज तो भर ही सकते हो उससे, ठीक है। अगर मान लो कोई थ्योरम अगर आपको नहीं हो पा रही है मान लो किसी से, तो जो दिया है और जो प्रूव करना है इतना लिख दोगे तब भी आपको एक नंबर मिल सकता है, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब देखो ये जो सारी कहानी है ये, ठीक है, इतना ये समझो ध्यान से, ये वही कहानी जो मैंने आपको भी समझाया था कि द एप्सिलॉन नेबरहुड L कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ऑफ द गिवन कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो मैं आपको बता नहीं रहा था कि ये जो है A0 A1 A11 ये जो सारी वैल्यू होती है ना, जो हम वैल्यू ले रहे हैं L, यानी जिस पर हमारा सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है L पर, तो इसका जो नेबरहुड होगा L माइनस एप्सिलॉन होगा और L प्लस एप्सिलॉन होगा। मैंने बताया था अब नेबरहुड इज नथिंग, नेबरहुड इज ओनली अ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होती है कि L के नज़दीक जो भी मान लो इधर की साइड में जो भी वैल्यू ले रहे हो आप L प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है ग्रेटर देन 0, जो मान लो छोटा भी जिसको हम अपनी तरफ से चूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत 0.0 ये बहुत छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम इसको चूज़ करते हैं। तो L प्लस एप्सिलॉन इधर होता है आपका L माइनस एप्सिलॉन, तो L जितनी भी यानी जो भी मान लो आप L को वैल्यू जो भी हम सीक्वेंस की जो वैल्यू आ रही है ना, सारी वैल्यूओं को ये जो L रहता है आपका जो ये
एल है ये, इसके नेबरहुड में जाती हैं सारी वैल्यू कंटेन करता है इसके नेबरहुड में। नेबरहुड का मतलब एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन, इस नेबरहुड में जितनी भी वैल्यू, मान लो ये जो है आपका A10 A11 A12 A13 A14 जितनी भी सारी वैल्यू होंगी ना, ये एल के नेबरहुड में चलती चली जाएंगी, यानी इनको कंटेन करेगा एल। एल कैसे कंटेन करेगा? अपने नेबरहुड में कंटेन करेगा। नेबरहुड का मतलब ये एप्सिलॉन इसमें माइनस कर दो, इधर आप इसकी रियल नंबर पे इधर आ जाओगे नेगेटिव डायरेक्शन में, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाओगे। इसका मतलब ये जो जितनी भी सारी वैल्यू होंगी वो इसके नेबरहुड में कंटेन करता जाएगा ये, ठीक है। तो यही चीज़ है कि सिंपली आप, अब आपको पता चल गया तो आप लिख भी जाओगे। अब अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो इस चीज़ को, कि जो भी मान लो जो हमारे कन्वर्जन सीक्वेंस होंगे इसकी जितने भी टर्म आएंगे, ठीक है, जो भी है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे, एल जो है कंटेन करेगा अपने नेबरहुड में। एप्सिलॉन नेबरहुड का मतलब वही एल प्लस एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन आ रहा है तो इसका मतलब उसको एप्सिलॉन नेबरहुड बोल दिया, ठीक है। तो जो एल है वो कंटेन करेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ऑफ द गिवन कन्वर्जन सीक्वेंस में। ये सीक्वेंस लिख दिया इतना। तो आई होप आपको इतना तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब बात है उन टर्म की जो m-1, इससे m से जो छोटे वाले टर्म है उनकी तो बात हमने की नहीं, क्योंकि हम तो वही तो इसके नेबरहुड में होगा जो m या तो m के बराबर होगा या इसके बड़े वाले टर्म होंगे, ये आप यहाँ से देख सकते हो। लेकिन अगर m से छोटा हुआ m-1 हुआ, m-2 m-3 ये वाले टर्म, इनकी बात क्या होगी फिर? इनको भी तो हमको दिखाना पड़ेगा। ऐसा हुआ मान लो वो l प्लस एप्सिलॉन से बड़ा हो कोई टर्म जो m-1 हो m-2 हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इसका मतलब यही चीज़ यहाँ पर लिख दिया कि एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो जितने भी जो बचे हुए टर्म है ना, फाइनाइट टर्म जो भी बचे हुए हैं हमारे सीक्वेंस के, उन टर्म को छोड़ करके वो सारे वैल्यू को कंटेन कर लेगा। समझ गए ना? उन वैल्यू को कंटेन नहीं करेगा जो इससे छोटी होंगी, m-1 m-2, ये वैल्यू छोटी नहीं मतलब m से जो मान लो इसके अंदर नहीं है वो, ठीक है। तो अब वही चीज़ यहाँ पर लिखिए, दैट इज करके लिख दिया है कि मान लो A1 हुआ A2 हुआ, ठीक है, यानी डॉट डॉट m-1 का मतलब समझ गए ना, m से छोटी वाली वैल्यू जो भी होंगी तो वो इसके नेबरहुड में आएंगे नहीं, कंटेन नहीं होंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। दैट इज करके ये लिख दिया है। अब इन वैल्यूओं के लिए हम जो काम करते हैं वो मैं आपको भी बताया था कि हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड चूज करते हैं, कि एक ऐसा अपर बाउंड है लोअर बाउंड है जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो इन सब वैल्यूओं को से बड़ा है। अपर बाउंड इस तरीके से हमने चूज किया, लोअर बाउंड इस तरीके से चूज किया, जो सारी वैल्यू कंटेन किया जो सबसे छोटा है उनमें, तो हमने चूज करके दिखा दिया, ठीक। तो देखो यहाँ से ध्यान से, तो ये देखो, ये जो चीज़ें मैंने की थी आपको, ये इस तरीके से मॉड ऑफ एन एल प्लस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन कर सकते हो, या फिर देखो इस थ्योरम में जो इस तरीके से कि आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो अगर आप ऐसे दिखाना चाहोगे तो बस एक ही आपको एम मैक्सिमम मानने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो मैंने अलग अलग नहीं किया है ना, समझाता हूँ आपको क्या है। देखो इसमें क्या करेंगे हम, देखो नाउ इस थ्योरम से आगे क्या लिखना है आपको, उससे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तब इसे मॉड ऑफ एन ले लिया, तब देखो मॉड ऑफ एन में मुझको इसका यूज़ करना पड़ेगा ना, जो मॉड ऑफ एन माइनस एल का, ठीक। तो ऐसा बनाने के लिए इसमें क्या करूँगा मैं, एल ऐड कर देता हूँ, एल माइनस कर देता हूँ, कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम इसके लिए, ठीक। तो इसका मतलब जब आप इनइक्वलिटी लगाओगे, आप इनइक्वलिटी जानते हो कि सेम चीज़ इनइक्वलिटी को अगर आपको ब्रेक करना होगा, जैसे मान लो कोई भी इनइक्वलिटी आपको ब्रेक करना है माइनस एल, तो क्या होता है, ये लेस देन इक्वल टू का साइन आता है, मॉड ऑफ ए एन माइनस एल प्लस मॉड ऑफ एल, ये मैंने एल के साथ ले लिया ये। तो जब मॉड को हम ब्रेक करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन आ जाता है, इक्वल टू का साइन हट जाता है। तो ये चीज़ हुई यहाँ पर ए एन माइनस एल और प्लस ये इनइक्वलिटी ब्रेक हो गई, ये आ गई। अब देखो ध्यान से, ये क्या है आपका डेफिनेशन से क्या थी, मॉड ऑफ ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन थी, ठीक है। तो ये मॉड ऑफ ये जो वैल्यू है लेस देन है एप्सिलॉन से, इसका मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पर इसको मैं एप्सिलॉन से लेस देन कर सकता हूँ। और देखो यहाँ पर इक्वल टू और आपका लेस देन इक्वल टू का इनइक्वलिटी थी, यहाँ पर सिर्फ ओनली आपका लेस देन है, तो इसका मतलब यहाँ पर लेस देन आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों इक्वलिटी में इसमें क्या आ जाएगा, या लेस देन इक्वलिटी आ जाएगी, तो लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ एल फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर आप उस तरीके से दिखाते जो मैंने आपको करके दिखाया था अभी, कि एल माइनस एप्सिलॉन से लेस देन होगा ए एन और एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा, ठीक है। एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो उस तरीके से मैं आपको दो केस चूज करने पड़ेंगे, और इसमें क्योंकि मॉड ऑफ एल है, हमने अलग अलग ब्रेक करके नहीं दिखाया, तो एक ही चूज करके हम बता सकते हैं उसको, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको मॉड ऑफ ए एन को ब्रेक करते हो, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो ये हो गया आपका ये एप्सिलॉन, बस कुछ नहीं करना होता। अब यहाँ से हमको पता तो चल गया कि जो सीक्वेंस है वो तो
हम उतनी तो हमको पता है, पर लेकिन उन टर्म की नहीं पता जो m-1 से छोटे हैं, जो m से छोटे वाले टर्म हैं उनकी हम, उसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट अस चूज क्या चूज कर रहे हैं हम, एक अपर बाउंड मत लिखो यहाँ पर, लेट अस चूज m में हम चूज कर रहे हैं जो मैक्सिमम है, ठीक है, जो सारी वैल्यू कंटेन करेगा। आपका a1 हुआ, a2 हुआ, डॉट 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 am-1 हुआ और एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ l हुआ। तो इन सब वैल्यूओं को वो कंटेन किया होगा जो खुद में छोटा भी होगा बड़ा भी होगा, उस तरीके से यहाँ पर ये चूज़ किया गया है, क्योंकि ये मॉड ऑफ l है ना। तो मॉड ऑफ l उसी तरीके से अगर इसको आप ऐसे दिखाते उसमें जो l माइनस एप्सिलॉन से या l प्लस एप्सिलॉन से, उस तरीके से आप दिखा सकते हो। अगर आपको उस तरीके से लिखना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि लेट अस चूज अपर बाउंड हम चूज कर रहे हैं कैपिटल M, जो मैक्सिमम होगा a1.a2.am-1 और लेस देन होगा l प्लस एप्सिलॉन। ये आप लिख देना, क्योंकि l प्लस एप्सिलॉन तो सारी वैल्यू उसने वो वाली कवर कर ली, जो भी ऐसे मान लो n ग्रेटर देन इक्वल टू m वाली सारी वैल्यू ये कवर कर चुका है, इससे सारी वैल्यू छोटी हैं, ठीक है। और जो वैल्यू बची थी वो भी हमने सारी कवर कर ली, उसने ये सारी वैल्यू कर ली, जो बची वो वैल्यू ले ली। अब इन सबसे बड़ा हो गया हमारा मैक्सिमम हो गया कैपिटल M। तो आप ऐसे लिखना, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब लोअर बाउंड के लिए आप चूज कर लो। लोअर बाउंड के लिए m डैश जो होगा वो हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। वो किस तरीके से होगा, a1 a2.am-1 लेस देन होगा l माइनस एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि l माइनस एप्सिलॉन से सारी वैल्यू, ये सबसे छोटा है उनमें जो भी टर्म है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, इन सब के लिए तो ये सबसे छोटा है। पर लेकिन इनकी बात इनके लिए क्या किया जाए, इनके लिए हमने क्या किया, लोअर बाउंड एज्यूम कर लिया। वो ये क्या बता रहा है हमको, ये बता रहा है कि इन सब टर्म से और l माइनस एप्सिलॉन का मतलब ये जितने भी टर्म, ठीक है, तो इनसे क्या है, ये सबसे छोटा है, मिनिमम है। तो इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि सीक्वेंस के पास जो अपर बाउंड है कैपिटल M है, लोअर बाउंड है स्मॉल m है। इसका मतलब तो आपको इतना तो अब लिखना ही नहीं है, ये चीज़ है यहाँ तक, ठीक है। ये तो जो मैंने अभी लिखा है वो लिख देना। तो ये लेट अस चूज करके ये इतना, फिर आपको क्या लिखना है कि सच दैट, इस तरीके से होगा हमारा कि जो हमारा ये जो m डैश है वो लेस देन होगा सीक्वेंस an लेस देन होगा कैपिटल M से, ये फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M, ठीक है, इस तरीके के लिए। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया आपका, हमने यहाँ से दिखा दिया कि जो हमारा सीक्वेंस है उसके पास अपर बाउंड है, लोअर बाउंड है। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो हमारा मॉड ऑफ an होगा वो लेस देन ही होगा कैपिटल M से, ये वाली चीज़ हम लिख सकते हैं ना, लेस देन इक्वल टू कैपिटल M के होगा, ठीक है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक। ये कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ये आई होप, क्योंकि मैंने आपको बताया था मॉड ऑफ x लेस देन हो एप्सिलॉन से, तो कैसे लिख सकते हो आप, वही चीज़ लिखिए यहाँ से, ठीक है। तो मॉड ऑफ n इसके बराबर ये होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्या हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या बाउंडेड है। तो बस कि जो हमारा सीक्वेंस है an इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, तो हैंस an इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा ये चीज़ें कैसे बाउंडेड दिखाए। तो बाउंडेड के लिए मेन जो था वो था अपर बाउंड और लोअर बाउंड, वो दिखाने के लिए तो लोअर एंड अपर बाउंड दिखाना होता है बस, और है तो कुछ नहीं। देख लो इस थ्योरम में जो आपको बताया, ये तो सब गिवन फिवन ही था, ये आपको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो आप अब ले लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा ये दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये लिखने के लिए, थोड़ा सा ये मेंशन कर दोगे तो पता चल जाएगा एग्जामिनर को आपको ये, ठीक। ये फिर उसके बाद आपका ये है, इतना लिखना है, फिर उसके बाद ये लिख देना यहाँ से लेट अस चूज अपर बाउंड लोअर बाउंड, ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर ये सारी चीज़ें मेंशन करते हुए लिख देना कि an इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट यही कि अब हमको कन्वर्ट दिखाना पड़ेगा कि कन्वर्ट नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्ट नीड नॉट बी ट्रू क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि अगर मान लो कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट होगा या नहीं, ये एकदम वो नहीं है कि मान लो वो कन्वर्जेंट होगा ही होगा, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसा एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये आपका एग्जांपल है 1 -1 की पावर n है, ये मान लो कोई सीक्वेंस है आपका, ठीक है। अब देखो -1 की पावर n में जब आप वैल्यू रखते जाओगे तो क्या आएगा सीक्वेंस आपका, देखो -1 आएगा 1 रखने पर, जब 2 रखोगे तो 1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। इसका मतलब जो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 1, अपर बाउंड क्या है 1 है, और छोटी वैल्यू क्या है -1 है। इसका मतलब ये बाउंडेड तो है, तो इसके पास अपर बाउंड भी है लोअर बाउंड भी है, इसका मतलब बाउंडेड तो है, पर लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। अब कन्वर्जेंट क्यों नहीं है भाई, कन्वर्जेंट इसलिए नहीं है, ये दो वैल्यू पर आपका देखो
दो वैल्यू पर ये आपका वो कर रहा है, क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि क्या कन्वर्जन सीक्वेंस की क्या होता है, लिमिट पॉइंट यूनिक होती है, पर लेकिन यहाँ पर इसकी दो लिमिट पॉइंट आ रही है, -1 और 1। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं, निकाल के देख लो ना, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट -1 की पावर n, सॉल्व करो क्या आएगी इसकी, इन्फिनिट 1 की इन्फिनिट कितना आएगा, इन्फिनिट ही तो आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या किया यहाँ से, आपका जो सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि इन्फिनिट आ रहा है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि -1 की पावर n जो है वो क्या है, बाउंडेड तो है -1 पर, लेकिन इसके पास ये कन्वर्जेंट नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हो इसके पास दो लिमिट पॉइंट आ रही हैं, या इस तरीके से सॉल्व करके देख लो, इन्फिनिट आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो हमारा क्या है, बाउंडेड तो है पर लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो एग्जामिनर को। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिखाया था कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं की थी। ठीक है, इन्फिनिट का मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्यों आपको पता है लिमिट इन्फिनिट रहती है, उसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। तो एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो, और एग्जांपल आप sin n π/2 लिख लो आप। ठीक है, अब ये भी एग्जांपल दे सकते हो उसको, sin n π/2। ठीक, तो अब इसमें आप देख लो, क्योंकि अगर sin n π/2 अगर मैंने लिया है तो अब इसमें क्या होगा कि आपको पता है कि जो साइन की जो वैल्यू रहती है वो किस किस के बीच में रहती है, -1 से 1। भाई साइन की जो मिनिमम वैल्यू रहती है -1 और 1, क्योंकि जो साइन की जितनी वैल्यू होती हैं सब -1 से 1 के बीच में होती हैं। इसका मतलब इसका जो लोअर बाउंड होगा -1 होगा, अपर बाउंड होगा वो 1 होगा। इसका मतलब ये बाउंडेड तो है, इसका मतलब ये बाउंडेड तो है। ठीक है, तो अगर ये बाउंडेड है तो अब मुझे बताओ कि जब मैं इसकी लिमिट निकालूंगा क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट करोगे तो देखो n इन्फिनिट होगा, फिर ये इन्फिनिट हो जाएगा, इसका मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब हम जानते हैं हम जानते हैं ये चीज़, आपको पता होगा, आपने 11th में निकाला होगा, ये sin n π/2 जो है वो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लेकिन बाउंडेड है, इसका मतलब कन्वर्स इसका सही नहीं है कि बाउंडेड होने के बाद ये नहीं है कि वो कन्वर्जेंट होगा ही होगा, पर लेकिन अगर कन्वर्जेंट है कोई तो ध्यान रखना वो बाउंडेड होगा ही होगा। ठीक है, पर लेकिन अगर वो बाउंडेड है तो ये हम कह नहीं सकते कि वो कन्वर्जेंट होगा या नहीं। दो एग्जांपल आपको दे दिए हैं, आप किसी को भी मेंशन कर देना उसमें। ठीक है, तो बस ये इतना ही, अगर ये थ्योरम अगर पूछा गया तो आप आई होप आप कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बियर स्टो थ्योरम के साथ। ठीक।